देखो भाई क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है भाई कि अगर वायर की लेंथ को अगर मैं 10% इंक्रीज़ कर दूं तो उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर मैं किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके n टाइम्स इंक्रीज़ कर देता हूं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो n² टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है ना भाई। अगर मैं लेंथ को 2 गुना इंक्रीज़ करूंगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना इंक्रीज़ होगा, 3 गुना इंक्रीज़ करूंगा तो 9 गुना इंक्रीज़ होगा रेजिस्टेंस। अगर मैं वायर की लेंथ को 4 गुना इंक्रीज़ करूंगा तो रेजिस्टेंस 16 गुना इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी n का स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, यानी जितने भी टाइम्स हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, जितने भी टाइम्स हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अगर 5 गुना लेंथ इंक्रीज़ करूंगा तो रेजिस्टेंस कितने गुना इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 गुना इंक्रीज़ होगा। अगर मैं लेंथ को स्ट्रेच करके 6 गुना इंक्रीज़ कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना गुना इंक्रीज़ होगा, 36 गुना इंक्रीज़ होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया 10%, अब परसेंटेज आ गया, यहाँ पर ये नहीं बोला 2 गुना इंक्रीज़ कर दिया, 3 गुना इंक्रीज़ कर दिया, अब वो कह रहा है मैंने 10% इंक्रीज़ कर दिया। तो जब 10% इंक्रीज़ करेंगे तो बताओ रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा। ठीक है भाई, चलो तो ओरिजिनल लेंथ L मान ली, ओरिजिनल एरिया A मान लिया, बात समझ में आ रही है, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हम R मान कर चल रहे हैं, रजिस्टिविटी को रॉ मान कर चल रहे हैं, ये सारा। ठीक है भाई, बेटा 10 बार बोल दिए दरवाज़ा बंद कर लिया करो, दरवाज़ा बंद कर दो बेटा, ये बेटा दरवाज़ा बंद कर। और कहाँ बाहर जा रहे हो भाई तुम लोग? जल्दी बैठो फटाफट, जल्दी बैठो, बैठो जल्दी, यहाँ आ जाओ। देखो भाई ध्यान दो भाई सब बच्चे, तो L2 बराबर कितना आ जाएगा, मैंने लेंथ को 10% इंक्रीज़ किया है। 10% का मतलब क्या हो गया, जो भी ओरिजिनल लेंथ थी उसमें इसी का 10% जोड़ दिया। क्लियर है? जो भी ओरिजिनल लेंथ थी, बात समझ में आ रही है, उसमें उसका मैंने क्या किया, जो भी ओरिजिनल लेंथ थी वो तो रहेगी, प्लस इसी लेंथ का 10% और जोड़ दो तो 10% इंक्रीज़ हो गया। ऐसे ही कुछ है, तो यहाँ पर आ जाएगा L प्लस में ये आ जाएगा L, 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना आ गया, 0 से 0 कट के 1/10 बचा, 1/10 होता है 0.1 L, तो ये है 1 L और ये है 0.1 L, L कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में 0.1 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस में 0.1, 1 प्लस 0.1 कितना होगा 1.1 L हो जाएगा। क्लियर है? तो L2 कितना आ गया 1.1 L। अब मैंने तुम्हें बताया था लेंथ जितने गुना इंक्रीज़ होती है एरिया उतने ही गुना घट जाता है, अगर खींच के लंबा किया जाए तो यहाँ पर A डिवाइडेड बाय 1.1 आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। मुझे रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, तो निकालने का तरीका है डेल्टा R बाय R इंटू में 100, यही फॉर्मूला होता है। डेल्टा R का मतलब हो गया फाइनल या 2 - 1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू में 100, यही फॉर्मूला होता है। R2 की वैल्यू कितनी है ये बताओ, R2 की वैल्यू क्या आएगी, तो R2 की वैल्यू को हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो मैं R1 को लिख सकता हूँ रॉ L बाय A और R2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रॉ L2 बाय A2। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रॉ आ गया। L2 की वैल्यू कितनी है बोलो, पहले इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर L2 की वैल्यू है 1.1 L और A की वैल्यू है A डिवाइडेड बाय 1.1, ये 1.1 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ रॉ L बाय A, और रॉ L बाय A कितना भाई, रॉ L बाय A ये वैल्यू किसके बराबर है, R1 के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर R1। क्लियर है? और यही मैंने बताया था, अगर लेंथ को खींचकर 1.1 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज़ होगा, 1.1 टाइम्स का स्क्वायर टाइम्स। क्लियर है? अच्छा, तो R2 की वैल्यू है 1.1 का स्क्वायर टाइम्स R1 की वैल्यू है, सॉरी R2 की वैल्यू है 1.1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, है ना भाई। R2 बराबर ये है, यहाँ पुट कर दो माइनस, R1 की जगह R1 रख लो, R1 की जगह R1 रख लो, इंटू में 100 रख लेंगे। ठीक है, अब R1 कॉमन ले लेंगे, 1.1 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 1.21, 11 का स्क्वायर 121 आता है, -1 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय नीचे R1 आ जाएगा, R1 से R1 कट गया, ठीक है, इनटू में क्या आएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? अच्छा अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 1.21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.21 बचेगा, ठीक है भाई, और इनटू में कितना बचेगा भाई 100 आ जाएगा। अच्छा ये पॉइंट हटाकर नीचे 100 लगा देना, तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 21%। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस कितने परसेंट चेंज होगा 21%। क्या? चलो भाई लिखो भाई, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर जो भी है सही है, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है भाई, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स को हम दो तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है भाई, एक सीरीज़ और दूसरा पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज़ और पैरेलल ये पहले पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, एक बार फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं। तो पहला क्या भी हमारा सीरीज़ है, तो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कैसे अरेंज करेंगे ये देखो ज़रा। तो एक तरीके से सीरीज़ हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके बीच में जॉइंट नहीं बनेगा, जॉइंट का मतलब कोई जंक्शन नहीं आता। जंक्शन का मतलब ये होता है कि रास्ता बीच में से कहीं कटेगा नहीं, बात समझे, सीधा रास्ता रहेगा। तो अगर बीच में से एकदम सीधा रास्ता है, मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है सीरीज़ में, लेकिन कहीं पर भी अगर बीच में ये रास्ता कटता हुआ नज़र आ जाए, मतलब ये और ये पैरेलल में है, ठीक है भाई, सीरीज़ में नहीं है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर ये रास्ता कट जाएगा तो ये दोनों फिर किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। अच्छा ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का रास्ता कटा हुआ नहीं है, जिनके बीच का रास्ता कट जाता है वो पैरेलल में आ जाते हैं, ये याद रखना। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rn है, ठीक है भाई, R1 R2 R3 Rn, ठीक है भाई। अब ये भी तुम लोगों को याद होगा कि भाई इसमें जो करंट है वो सेम रहता है, बात समझ आ रही है? सीरीज़ के अंदर करंट जो है वो एकदम सेम रहता है, ठीक है भाई, और वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है भाई। क्लियर है नहीं क्लियर? ये सारी चीज़ें याद रखना। अगर मुझे इन सब का इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 इन सबको हम ऐड कर देंगे Rn तक, ठीक है नहीं, ठीक है। अच्छा अगर क्या हुआ, अगर R1 R2 R3 और ये सारे के सारे अगर क्या हुए, बराबर हुए R के, ठीक है भाई, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सोचो भाई, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस अगर बराबर हैं n तक, तो इन सब का इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? तो R प्लस में R अप टू में कहाँ तक ऐड करेंगे भाई, ठीक है भाई, n तक ऐड करेंगे। तो अगर मैं इसको n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो मैं सिंपल कर लूँगा, n इंटू में R कर लूँगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर n का मतलब क्या होगा बताओ? यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है बेटा। कशिश कल ऐसा करना, डंडा ढूंढ के लाना कहीं से अच्छा सा, ठीक है। और R का मतलब क्या हो जाएगा? R का मतलब हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, ठीक है भाई, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है नहीं, ठीक है, क्लियर है? चलो ये तो सिंपल हो गया। और यहाँ पर नोट डालकर ये वाली बात लिख लेना जो मैंने यहाँ पर समझा भी दी है, ठीक है, कि इन सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ के अंदर I की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है भाई, और V की वैल्यू क्या रहती है भाई, डिफरेंट रहती है, इसे याद रखना, ठीक है भाई। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे, अगर मैं इन सब का इक्विवेलेंट निकालूँ तो इन सब का इक्विवेलेंट बड़ा होगा सबसे बड़े वाले रजिस्टर से, ठीक है भाई। जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा या जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, R इक्विवेलेंट आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, ठीक है भाई। अगर मान लो इस तरीके से मैं करता हूँ, 3 रजिस्टर है हमारे पास, एक 1 ओम 2 ओम 3 ओम। अगर मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 आएगा। ओवरऑल आंसर आ गया हमारा 6 ओम, ठीक है भाई। और जो 6 ओम है वो सबसे बड़े रजिस्टर यानी 3 ओम से बड़ा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? जो हमारा 6 ओम है वो सबसे बड़े रजिस्टर 3 ओम से बड़ा है। क्लियर है? सिंपल है नहीं सिंपल है? कितने बच्चों को ये बात 100% क्लियर होगी? हाथ खड़े करो। ईजी है। अगर किसी को समझना है दोबारा समझ लो, देख लो। पैरेलल अरेंजमेंट, तो पैरेलल अरेंजमेंट ऐसे करेंगे भाई, पैरेलल के अंदर करंट जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा। पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब हो गया अगर दो सेम पॉइंट्स के अक्रॉस अगर सभी रेजिस्टेंस लगे हैं तो इनको पैरेलल में बोलेंगे। और पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द ईच रजिस्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अगर इन सब का इक्विवेलेंट निकालना हो तो इन सब की इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल होगा वो हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ठीक है भाई, अगर ये सभी रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो हर किसी को हम आर 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 लिख लेते हैं। तो इन सबको सम करेंगे n टाइम्स, तो ये आ जाएगा n/r। दोनों को रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर R इक्विवेलेंट बराबर R/n।
ठीक है भाई। यहाँ पर R का मतलब है किसी भी एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस और N का मतलब है भाई यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तीन ओम के 3 रजिस्टर लगे तो किसी एक का यहाँ पर लिखेंगे, नंबर कितना है इनका 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, आंसर 1 ओम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 है तो किसी एक का लिखेंगे 6, 2 के कितने हैं 2 से डिवाइड करो 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 अलग रजिस्टर आ जाते हैं पैरेलल में तो उनको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल लेना, R1 R2 R1 प्लस R2। जैसे 3 और 6 आ गए, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होगा। तो 3 और 6 ओम है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, 3 और 6 को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे जोड़ेंगे, जोड़कर 9 आ जाएगा, ऊपर 3 इंटू 6 आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 को 6 से काटेंगे 2, आंसर आ गया 2। देखो भाई पहले हम क्या करेंगे, अरे देखो भाई ये 1 और ये वाला 1 किस में, सीरीज़ में, ये वाला 1 और ये वाला 1 किस में भाई, सीरीज़ में। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 2, है ना भाई। तो 1 और 1 मिलकर ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा हमारा 2 और 2 ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे भाई 3। क्योंकि जब मैं 2 से इस 2 की तरफ जाता हूँ तो बीच में कोई ब्रांच नहीं आती, ये कॉन्टीन्यूस रास्ता है, इसलिए 2 और 2 4 हो गए। क्लियर है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या रख सकता हूँ भाई 4 रख सकता हूँ। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 4, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना भाई इसको। ये अगर 2 अलग अलग रजिस्टर पैरेलल में आ जाए तो सॉल्व कैसे करते हैं इनका इक्विवेलेंट, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाई 6। तो ये एक वैल्यू कितनी आ गई, अरे ये एक आ गई 8/6। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 8/6। अब ऐसे 4 हैं, कितने भाई ऐसे 4, तो हर एक का तो सेम ही होगा 8/6, हर एक का कितना होगा 8/6 8/6 8/6। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो एक जैसे क्या आ गए, एक जैसे 4 रजिस्टर आ गए हमारे पास, तो इन चारों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई 8/6 और ये हैं कितने भाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32/6 कह लो, या 4 से काटेंगे तो 2 और ये 3 आ जाएगा, यानी 16/3 ओम। ये आ गया भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितने बच्चों को ये 100% क्लियर हो गया, हाथ खड़े करें एक बारी। देखो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल या व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, ठीक है भाई, इसको लिख लेना व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका R है और इसका S है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है भाई, गैल्वेनोमीटर कह लो, या बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है G नाम का। ठीक है भाई, इस तरीके से, और यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है, V वोल्ट की। अब यहाँ पर क्या है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है अगर P और Q का रेशो R और S के रेशो के बराबर होता है, ठीक है भाई, देन गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं जाता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम बोलेंगे करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है उसको हम IG मानकर चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं भाई कि करंट इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है नहीं ठीक है, और जहाँ करंट नहीं जाएगा उसको हम, उस वाली वायर को हम चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बात समझ, जैसे हमारे अगर किसी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड नहीं जाता, मतलब वो पार्ट मर गया, जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, बात समझ में आ रही है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अगर हटाते भी हैं तो दर्द नहीं होता, नाखून काटते दर्द नहीं होता, बाल काटते दर्द नहीं होता। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ करंट नहीं जा रहा है इस वाली ब्रांच में, तो इस ब्रांच को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इससे सर्किट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये बात याद रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पर ध्यान दो, एग्जांपल के तौर पे, अच्छा ये उल्टा भी पॉसिबल है, ये उल्टा भी हो सकता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या जा रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर में 0 करंट जा रहा है, इसका मतलब P/Q और R/S का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन से पहले इसके अलग अलग फॉर्म देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हम इसके अलग अलग फॉर्म देख लेते हैं, और बाकी G को रिमूव करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। तो G को रिमूव करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा। G को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि G का रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ करंट ही नहीं जा रहा है। क्लियर है, ये आ गया P, ये आ गया Q, सॉरी ये P, ये Q, ये R और ये S, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ P और R किस में आ जाएगा, सीरीज़ में, और Q और S किस में आ जाएगा, सीरीज़ में। अब इसे सॉल्व करना क्या हो गया, ईजी हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो जब भी तुम्हें ऐसा अरेंजमेंट दिखे तो उसको ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, पहले G हटा देना, फिर ऐसे सॉल्व कर लेना, ईजी है, ये तो बहुत ही आसान है। चलो अच्छा, अदर ध्यान दो भाई, अब यहाँ पर हम और वेज देखेंगे जिसमें हम व्हीटस्टोन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, या वेरियस वेज लिख लेना। ठीक है भाई,
वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है भाई, तो व्हीट स्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के और अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका ये होता है, ठीक है, ये समझ में नहीं आता कई बारी, लेकिन ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही होता है। ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है और ये S होता है और बीच में होता है G। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। दिखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या अजीब सा है, लेकिन वास्तव में ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसमें भी P/Q और R/S का रेशो अगर बराबर होगा, ठीक है। तुम्हारी मम्मी का कॉल आ रहा है, समीर की मम्मी का कॉल आ रहा है, तो तुम्हारा आ रहा होगा, फिर कॉल आ रहा है मुझे इतना पता है। तुम्हारी बुआ का होगा या तो किसी ना किसी का है, तुम्हारे घर से आ रहा है। एक बार मैं कॉल करके बोल दो। देखो भाई ध्यान दो, तो यहाँ पर ये भी क्या है, हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। ध्यान दो भाई, ये भी हमारा क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। यहाँ पर P/Q और R/S का रेशो बराबर होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? दोबारा आ रहा है, काट दूँ मैं? देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो, तो इस G को हटाएंगे दोबारा से ऐसा ही अरेंजमेंट बन जाएगा। चाहो तो हटाकर देख लो। देखो अगर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, तो तुम्हें दिख रहा है P और R किस में आ गया, सीरीज़ में, है ना भाई। P और R एक कॉन्टिन्यूस वायर है, तो P और R किस में आ गया, सीरीज़ में, और Q और S भी किस में आ गया, सीरीज़ में। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये भी एक तरह का व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ट्रायंगल में व्हीट स्टोन ब्रिज भी दिख सकता है तुम्हें ऐसे करके। ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। ठीक है भाई, AB का मतलब हो गया ये वाला, ये A और ये B। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर इस वाले एंड को मैं बोल रहा हूँ A और इस वाले एंड को मैं क्या बोल रहा हूँ, B बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे देख, ध्यान दो भाई, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो भाई, अगर मैं क्या करूं, अगर इस A वाले एंड को पकड़ के अगर मैं इधर की तरफ ले आऊं, अगर मैं इस A वाले एंड को पकड़ के अगर इधर की तरफ ले आऊं, ऐसे करके खींच के, वायर ही तो है, तो उठाकर ऐसे इधर की तरफ रख देते हैं, तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको उठा के इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पर P किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, P आ जाएगा हमारा इधर। ठीक है भाई, और Q आ जाएगा इधर, और ये जो A है वो इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, और बीच में क्या था भाई, ये बीच में था हमारा भाई G। इधर क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा R, और इधर क्या आ जाएगा हमारा S। अच्छा, और ये जो B है इसको खींच के इधर रख देते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी क्या एक तरह का व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। बात समझ में आ रही है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग तरीके से वो व्हीट स्टोन ब्रिज दे सकता है। इसको छापो, फिर आगे चलते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A B। ठीक है, A और B के बीच में कितना आ रहा है, 16/3 आ रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखो भाई, ये वाला करो, एक बार देख लूँगा, रुक जाओ। क्या हुआ, फ़ोन क्यों आ रहा तुम्हारा? क्या इसका 2 आ रहा है, नीचे वाले का भी 2 आ रहा है, इस ऊपर वाले का भी 2 आ रहा है।
देखो भाई, अब सॉल्यूशन देखो भाई, ये तीनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब चेक करना ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल वाली कंडीशन ऐसे हर बार नहीं लगा सकते, बात समझ आ रही है। कंडीशन लगाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा बैलेंस्ड है या नहीं है। तो फिलहाल इन दोनों का रेशो देखो कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 को 4 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, 1/2 आएगा। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1/2 आ रहा है। तो दोनों का रेशो अगर 1/2 आ रहा है, मतलब इस 5 के यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसको नंबर लिख लेते हैं, ये 1 पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो हम बोलेंगे ये दोनों किस में, सीरीज़ में। अगर ये यहाँ से हट जाएगा, 5 ओम अगर यहाँ से हटा दूँ, चलो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसको हटा दूँ तो 2 और 6 का सम कितना आएगा, यानी पहली सीरीज़। तो 2 और 6 सीरीज़ में, तो इसको बोलेंगे पहली सीरीज़ क्या है भाई, 2 + 6 बराबर 8 ओम आ जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी सीरीज़, ये दोनों भी किस में अभी, ये दोनों भी सीरीज़ में। तो 4 और 12 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 12 × 4 = 16 ओम आ जाएगा। और अब अगर मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, ये दोनों और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, क्लियर है। तो इन दोनों का पैरेलल क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल। तो RS1 RS2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे इन दोनों को जोड़ेंगे, यही बताया था, नहीं बताया था। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। तो RS1 कितना है, 8 × में 16, 8 जमा में 16 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 8 × में 16, 8 जमा में 16 कितना होता है बोलो, 24 ही होता ना ये। तो यहाँ पर काटेंगे, 8 से तो कट जाएगा ये, 4 से काट, हाँ 8 3 = 24 और 3 से कटेगा नहीं ये, है ना। तो ये आ जाएगा 16/3 ओम, यही आ रहा है ना। तुम्हारा तो 2 आ रहा था, इसका 16/3 आ रहा है। 2 कहाँ से निकाल लिया, ध्यान दो भाई, ये निकल आया। अच्छा, कितने बच्चों को ये 100% समझ में आ गया, वो हाथ खड़े करो एक बारी, क्लियर है। तुम्हें समझ में नहीं आया। एक तो बच्चे, कलयुग के बच्चे ऐसे भैया गलती करते हैं, ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हैं, सॉरी नहीं निकलता उनके मुंह से। मेरे बोलने पर बोली जा रही थी, झूठ बोलना तुम्हारी, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। झूठ बोलना उसकी गलती, तुम्हारी गलती है। अरे उसको छोड़ो, तुमने बोला ना मेरी क्लास है, ये बोला था ना तुमने। वो तो मना कर रहा है। बेटा मैं सर से अभी सर से कॉल करके पूछ लूँगा, अभी ध्यान रखना, पूछ लूँ पक्का। नहीं बताना टाइम, फिर ध्यान दो भाई। यहाँ पर देखो भाई, अब ये दोनों, ये भी बैलेंस्ड है, ध्यान दो भाई, ये भी बैलेंस्ड है, 1/2। बात समझो, ये भी क्या है भाई, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है भाई। 1/2 और 2/4 भी 1/2 ही आ जाएगा। तो यानी ये बैलेंस है, तो यहाँ से 6 को हम हटा देंगे। तो ये दोनों सीरीज़ में तो 3 हो जाएगा, इन दोनों का 3 हो जाएगा, इन दोनों का 6 हो जाएगा। और 3 और 6 का भी पहले भी बताया था, 3 और 6 पैरेलल में है, तो टोटल कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया, ये सही है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो, ये वाला पहले जैसा ही है, ये बैलेंस नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं बैलेंस है नहीं है। तो 3 पंजे कितना होता है, 15, और 4 पंजे कितना होता है, 20। बैलेंस ही तो है, ठीक है भाई। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, बैलेंस है, ठीक है भाई। ऐसे देखना भाई। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है भाई। अगर इसको हटा देंगे तो ये दोनों किस में आ गए भाई, सॉरी ये दोनों नहीं, ये दोनों, क्लियर है। ये दोनों किस में, सीरीज में, दिख रहे हो। बीच में कोई डेविएशन नहीं है, बीच में कोई ब्रांच नहीं निकल रही, कॉन्टीन्यूअस वायर है। तो 3 और 4 का मिलकर 7 आ जाएगा, 15 और 20 का मिलकर कितना आ जाएगा भाई, 35 आ जाएगा। और 35 और 7 का टोटल कितना आएगा, तो 35 और 7 का टोटल निकालेंगे, 7 × में 35 बटे में 7 जमा में 35, ठीक है भाई। 7 × में 35, 7 और 35 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 42। अब कटे वो काट लो, मेरे ख्याल में 7 से कट जाएगा, है ना। 7 × 42, 7 पंजे 35, ऐसे ही आ जाएगा कुछ। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 35/6 ओम, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नहीं ठीक है, कितने बच्चों को ये 100% क्लियर हो गया, दोनों हाथ खड़े करो एक बारी।